नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर है 12 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबकी बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी चुनाव से जुड़ी सबकी बड़ी खबर आ रही, जहां शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव और ये मुलाकात की है। मुलाकात कर निकले अखिलेश यादव के साथ डिंपल भी इस वक्त मौजूद हैं, तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे शिवपाल सिंह यादव से, और इस दौरान डिंपल यादव भी वहां पहुंची। सीधे तौर पर देखा जाए तो मैनपुरी में जो उपचुनाव है उसको लेकर चर्चा की गई इस बैठक में, इस मुलाकात के दौरान, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। उनका नाम शामिल है, हालांकि वो नाम पहले और दूसरे नंबर पर ना होकर के वो नाम 7वें नंबर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और चर्चा की गई कि किस तरीके से रणनीति होगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसको लेकर चर्चा की गई। मैनपुरी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां खबरें ये चल रही थी कि चाचा और भतीजे क्या मैनपुरी उपचुनाव में साथ आएंगे या नहीं आएंगे। जहां एक तरफ ये खबरें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक की सूची में नाम देकर के, उस सूची में शामिल करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एकता की एक तस्वीर पेश की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपाल यादव से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और साथ ही डिंपल यादव भी पहुंची हैं। अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ में। ब्रजेश जी, देखिए, चाचा तो चाचा हैं, अपने तो अपने हैं। यही जिस तरीके से एक समय वो था जब अखिलेश यादव ने कहा था कि अब आप आजाद हैं पार्टी से, और अब उन्हीं चाचा को अपनी जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया है। हालांकि 7वें नंबर पर शिवपाल सिंह यादव का नाम है उसमें। कृतिका, देखिए, एक बात समझिए, शिवपाल यादव का स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर भले ही 7वां हो, लेकिन मैनपुरी की सियासत में इस वक्त शिवपाल यादव 1 नंबर की पोजीशन पे हैं। और 1 नंबर की पोजीशन इसलिए क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में है। शिवपाल यादव का रुख तय करेगा मैनपुरी की सियासत की हवा। मैनपुरी की सियासत किस करवट बैठेगी, ये तय करने काम कोई और नहीं बल्कि शिवपाल यादव करेंगे। इसीलिए बेहतर तरीके से मालूम है अखिलेश यादव को कि इस वक्त शिवपाल की कीमत क्या है। जिन शिवपाल यादव को लगातार नकारते रहे अखिलेश यादव, आज उन्हीं के सामने माथा टेकने को मजबूर हो रहे हैं अखिलेश यादव। तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, रिश्ते में भी वो पिता तुल्य चाचा ही हैं। हमेशा से उनके पैर छूते रहे, हमेशा से उनका आशीर्वाद लेते रहे, लेकिन इस बार चाचा के आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो है अखिलेश और डिंपल को। और इस पूरी लड़ाई में आप देखिए, चाचा को मनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ डिंपल यादव को, यानी कि बहू ने उस पूरी सियासत को, सियासी बाजी को पलट करके रख दिया है। क्योंकि जब पूरा सैफई खानदान हार गया शिवपाल यादव को मनाने के लिए, जिस वक्त नॉमिनेशन था उस वक्त नॉमिनेशन में शिवपाल यादव को लाने की तमाम कोशिशें की गई। लास्ट टाइम पर ये अटकलें लगती रही कि शिवपाल न सही तो कम से कम आदित्य यादव को डिंपल यादव का प्रस्तावक बना करके ले आया जाए, लेकिन नहीं आए। शिवपाल नहीं आए, आदित्य नहीं आए। लेकिन उसके बाद अगले दिन जब स्थितियां रघुराज साक्य के नाम का जैसे ऐलान होता है, उसके बाद स्थितियां पूरी तरह पलट जाती हैं, क्योंकि वो शिवपाल यादव के शागिर्द थे। और बीजेपी ने वो स्ट्रेटजी बीजेपी की वो कुछ इसी तरीके से, ताकि उसका फायदा, उसका माइलेज शिवपाल यादव की सिंपैथी के तौर पर रघुराज साक्य को मिले। वैसे ही अखिलेश यादव बेचैन हो गए और फिर एक बार पूरे सैफई कुनबे ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। तब डिंपल यादव के एक फोन ने पूरी बाजी पलट दी। डिंपल यादव ने फोन करके चचा शिवपाल यादव से कहा कि आप क्या चाहते हैं कि परिवार की इज्जत जो है खतरे में पड़ जाए, आप क्या चाहते हैं कि आपके बहू का सम्मान खत्म हो जाए, जो है मुलायम सिंह यादव की विरासत टूट जाए। इन तमाम चीजों के बाद शिवपाल यादव मैनेज हुए और बहू के लिए अपने अपमान को भूल गए। वो बहू के सम्मान के लिए अब वो साथ आने को तैयार है, लेकिन अभी भी मान मनोवल का दौर चल रहा है। अभी भी अब अखिलेश और डिंपल उनके घर पहुंच करके अब उनको जो है ऑफिशियली अपने साथ जोड़ेंगे, उनको जो उनसे गुजारिश करेंगे कि आप बाहर निकलिए और खुल करके कैंपेन कीजिए मेरे लिए, जो है। तो अब ये पूरी पॉलिटिक्स इस समय मैनपुरी में जो फैमिली ड्रामा है वो इस वक्त अपने पीक पर है। एक तरफ पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ फैमिली पॉलिटिक्स है। तो फैमिली पॉलिटिक्स अब एक्चुअल पॉलिटिक्स पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये उसी की तस्वीर है। लेकिन अब जो ये जुड़ाव देखने को मिल रहा है, या यूं कहे कि डिंपल यादव ने बेशक मना लिया है
शिवपाल सिंह यादव को। लेकिन ये जुड़ाव क्या सिर्फ उपचुनाव तक रहेगा या आगे भी जारी रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही एक दूसरे के साथ खड़े होने का दम दिखा रहे हों अखिलेश और शिवपाल, लेकिन हकीकत यह है कि दिल से वो दूरियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद यह माना गया था कि शायद शिवपाल और अखिलेश अब एक बार फिर एक हो जाएंगे, और शिवपाल यादव ने इसके संकेत भी दिए थे। शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद अब जो है वो परिवार के अग्रज की भूमिका में है और वो उसी तरह परिवार को आगे बढ़ाएंगे जैसे मुलायम सिंह बढ़ाते रहे। मैं इंतजार कर रहा हूं उस जिम्मेदारियों का, लेकिन अखिलेश ने ना तो जिम्मेदारियां दी और ना ही उन्हें जो है वो उनका हक दिया। यही वजह थी कि दोबारा तलखियां बढ़ी। एक बार फिर बहू के सम्मान में भले शिवपाल साथ आ गए हों, लेकिन दिल से अखिलेश के साथ आ पाए हैं या नहीं, इसका भी इंतजार करना होगा। तो अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं और लगातार हर तस्वीर पर आपकी नजर है, तो ऐसे में क्या तस्वीर अभी नजर आ रही है? क्या शिवपाल सिंह यादव अभी पूरी तरह से बाहर आए हैं और ये ऐलान किया है कि हाँ मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं, या मैं कोई बयान इस तरीके का उनका आया हो डिंपल यादव के सपोर्ट में? देखिए, अभी तक ना तो कोई बयान आया है, ना अभी तक कोई ऑफिशियल तस्वीर सामने आई है। अभी कुछ देर में मुझे लगता है, चूंकि अंदर मौजूद हैं, कुछ देर में जो है संभावना इस बात की है कि शायद जो है अखिलेश, शिवपाल और डिंपल तीनों लोग एक साथ जब निकलते हुए बाहर आएंगे तो वो तस्वीर अपने आप में मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अखिलेश लगातार कहते रहे हैं कि चाचा अपने साथ हैं और चाचा इस पूरे चुनाव में कैंपेन करेंगे, और अब ये तस्वीर के जरिए वो बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि हमने जो कहा था दरअसल वही स्थिति है। अभी भी इस वक्त भी जो है चाचा भतीजे और जो है बहू सब एक साथ हैं और शिवपाल यादव डिंपल के लिए प्रचार करेंगे। तो ये तस्वीर मुझे लगता है कुछ देर का इंतजार करना होगा, जब कुछ देर में तस्वीर सामने आएगी। तमाम चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। डिंपल यादव पहुंची, अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया अभी प्रसपा की तरफ से, शिवपाल सिंह यादव की तरफ से या उनके बेटे की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर नहीं सामने आई है। क्या समझा जाए इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें जो है कि किस तरीके से ये पूरी सियासत चल रही है, इस सियासत में हाइड एंड सीक है। इस सियासत में कहीं ना कहीं जो है अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स, शिवपाल यादव के अपने एम्बिशंस थे, शिवपाल यादव की अपनी जो है कुछ ज़रूरतें थी, लेकिन उन ज़रूरतों को जो है उन जो इच्छाएं थी उसको कहीं ना कहीं अनादर किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आखिर किस तरीके से स्थितियां जो है हाथ से बाहर हुई। लेकिन अब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। सैफई परिवार पूरा शिवपाल पर लगातार दबाव बना रहा है। डिंपल यादव ने अपनी जो है सम्मान की दुहाई उन्हें दी है। तो परिवार के दबाव में झुकते हुए नजर आ रहे शिवपाल। लेकिन अब ये तस्वीर क्या होगी? कुछ तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें मैं जो है दरअसल समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उन तस्वीरों के अपने मायने क्या हैं। लेकिन एक बात सही, अभी ऑफिशियल वर्जन आना बाकी है, ऑफिशियल वो तस्वीर आना बाकी है जिसमें डिंपल, शिवपाल और अखिलेश एक साथ खड़े दिखाई देंगे और एक साथ वो वहां से शिवपाल यादव जब कहते हुए नजर आएंगे कि सब मिलकर के डिंपल को जिताइए जो है, तो जाहिर तौर पर वो तो उस तस्वीर का इंतजार हर किसी को है। वो तस्वीर जैसे ही सामने आएगी वैसे ही हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इतना तो तय है कि अब अगर शिवपाल के दरवाजे तक अखिलेश पहुंचे हैं, डिंपल पहुंची हैं, तो ये बात मान के चलिए कि शिवपाल यादव मानेंगे ही मानेंगे, डिंपल के लिए प्रचार करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कल भी सैफई में शिवपाल ने संकेत कार्यकर्ताओं से मिलते वक्त दे दिए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि सब मिल करके डिंपल को जिताइए, ये नेताजी को अब हमारी श्रद्धांजलि होगी कि हम सब मिल करके डिंपल को ऐतिहासिक जीत दिलाएं। तो सीधे तौर पर जो अखिलेश यादव ने मतदाताओं से गुजारिश की थी कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम जो है डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाएं, कल वही बात कार्यकर्ताओं से शिवपाल यादव ने कही। तो सीधे तौर पर देखिए, तस्वीरें अभी कुछ देर में आएंगी, लेकिन जो भाव है वो समझ में आने लगे हैं कि तस्वीर अब बदल रही है। शिवपाल यादव ना चाहते हुए ही सही, लेकिन बहू के सम्मान में, अपने परिवार के सम्मान में, अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही सही, वो जो है डिंपल के साथ खड़े हुए नजर आएंगे।
ठीक है, शुक्रिया ब्रिजेश जी, आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स हम तक लगातार एक एक खबर की पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर की, जहां पर आपको बता दें कि आज खतौली दौरे पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत किया। आपसे कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित ब्रजेश पाठक करेंगे। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी अपना नामांकन करती हुई खतौली विधानसभा सीट से नजर आएंगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी इस वक्त मौजूद हैं। तो अब से कुछ देर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और सीधे तौर पर देखा जाए तो खतौली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमारी सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील ब्रजेश पाठक अपने इस संबोधन में करते हुए नजर आएंगे जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक, जहां मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार जनसभा करते हुए नजर आएंगे ब्रजेश पाठक। हालांकि जब वो वहां पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी अपना नामांकन करती हुई भी नजर आएंगी और राजकुमारी सैनी के ही सपोर्ट में चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे, मतदान करने की अपील जनता से करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन नामांकन करती हुई नजर आएंगी बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी, जो कि पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी है। बीजेपी ने उनकी पत्नी को ही चुनावी मैदान में इस वक्त उतारा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए हैं, सीधा रुक करते हैं। सचिन, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मुजफ्फरनगर में विधानसभा जो खतौली है वहां पे उपचुनाव चल रहा है और आज यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं राजकुमारी देवी, वो आज नामांकन करेंगी और नामांकन से पहले एक जनसभा चल रही है जिसे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक संबोधित कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर और कुछ ही देर में उनका भाषण भी होगा और मंच पर सब लोग बैठ चुके हैं। अभी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का भाषण हुआ है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जो विक्रम सैनी है उन्हें जो सीट छोड़नी पड़ी वो किसी वैसी कोई उनका जमीन का बंटवारा नहीं था और दंगे की याद दिलाई है और दंगे में ही उन्हें ये सीट जो छोड़नी पड़ी है और पूरी तरह से अपील की गई है कि राजकुमारी देवी को पहले से ज्यादा वोटों से जिताकर यहाँ पर दोबारा से भेजने का काम किया जाए। जी, अभी क्या संबोधित कर चुके हैं जनसभा को ब्रजेश पाठक? देखिए, कुछ ही मिनटों में ब्रजेश पाठक मंच पर हैं और कुछ ही मिनटों में माइक पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल संबोधित कर चुके हैं। अभी ब्रजेश मंच से बोल रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। जी, चलिए आप वहां बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहेगा। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में मतदान करने की अपील अब से कुछ ही देर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करते हुए नजर आएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब बरेली की, जहां पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जोरदार हंगामा हुआ है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटीई ने फौजी को धक्का दिया है। फौजी को गंभीर हालत में फिलहाल मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और गुस्साए फौजियों ने ट्रेन रोककर हंगामा किया है। ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए। फौजी को गंभीर हालत में मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और इस दौरान जो गुस्साए फौजी हैं उन्होंने ट्रेन को रोककर हंगामा किया है। तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बरेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटीई ने फौजी को धक्का दिया है। फिलहाल फौजी को गंभीर हालत में मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। गुस्साए फौजियों ने इस दौरान ट्रेन रोककर काफी हंगामा भी वहां पर किया। तो बरेली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है,
मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना क्या हुई है यहाँ पर? घटना आप देखिए, उससे पूछताछ करें। बता आपको तो क्या ये जानकारी मिली प्रथम दृष्टया? घायल था, उसको भिजवा दिया हॉस्पिटल, घायल को हॉस्पिटल भिजवा दिया। तहरीर आएगी, उस पर अभियोग पंजीकृत करके वजह आवश्यक क्या कार्रवाई। थी धक्का? तो आपको बता दें कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी ने फौजी को धक्का दिया, जिसके बाद में फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में तुरंत फौजी को भर्ती कराया गया है। इस दौरान जो उसके साथ के फौजी और थे, उन्होंने भी हंगामा करते हुए वो नजर आए हैं। फिलहाल टीटी इस वक्त फरार बताया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, गुस्साए फौजियों ने ट्रेन को रोककर हंगामा किया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त लगातार सामने आ रही हैं। बरेली की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। दरअसल ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी ने फौजी को धक्का दिया और धक्का देने के बाद में फौजी नीचे गिरा, जिसको बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फौजी को तुरंत ही मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान गुस्साए फौजियों ने ट्रेन को रोककर काफी हंगामा किया है। फिलहाल टीटी फरार बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि बरेली जंक्शन का मामला है, जहां पर ट्रेन में सफर कर रहे फौजी का टीटी से विवाद हुआ था। टीटी ने चलती ट्रेन से फौजी को धक्का दे दिया है, ऐसा फौजी का आरोप है। हालांकि फौजी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ। वही फौजी ने हंगामा काट के बरेली जंक्शन पर ट्रेन को रुकवा दिया। आपको बता दें, राजधानी ट्रेन जो कि दिल्ली से आ रही थी, उसको रोक करीब 1 से 1.5 घंटे रोका गया है। वहीं मौके पर पहुंची जीआरपी व सिविल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रफा दफा किया। वही गंभीर रूप से हालत घायल हुए फौजी को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर डासना जेल में 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5500 बंदियों में से 140 में एचआईवी की पुष्टि हुई है। एचआईवी संक्रमित 35 बंदियों में टीबी की भी पुष्टि हुई है और सभी का इलाज फिलहाल राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी का इलाज इस वक्त राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गाजियाबाद की डासना जेल में 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि की गई है और इन 140 में से 35 बंदियों में टीबी की भी पुष्टि हुई है। सभी का इलाज इस वक्त राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद की डासना जेल से ये बड़ी खबर, जहां पर 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि की गई है। 5500 बंदियों में से 140 में एचआईवी की पुष्टि हुई है और एचआईवी संक्रमित 35 बंदियों में टीबी की भी पुष्टि की गई है। फिलहाल सभी का इलाज राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद की डासना जेल में कुल 5500 बंदी हैं, जिसमें से 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि की गई है और 140 में से 35 बंदियों में टीबी की भी पुष्टि की गई है। फिलहाल सभी का इलाज राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डासना जेल में बंद 5500 बंदियों में से 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि की गई है। 140 बंदियों में एचआईवी पॉजिटिव है और एचआईवी संक्रमित 35 बंदियों में टीबी की भी पुष्टि की गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश चल रही है।
झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। आज ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। उससे पहले ये हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ईडी के सामने पेश होने से पहले ये बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला है और कहा कि झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की साजिश चल रही है और झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। हमलावर होते हुए नजर आए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। आज उनके समक्ष पेश भी होंगे हेमंत सोरेन, लेकिन उससे पहले सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से सम्मान की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हो। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है। सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड्यंत्र कहा जा सकता है। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष हैं, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने सीएम को पत्र लिखा है। सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने यह पत्र लिखा है, जिसमें यूपी पीसीआर एक्ट 2021 में संशोधन की मांग को लेकर यह पत्र लिखा गया है। श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सीएम को पत्र लिखा है बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह, जिन्होंने ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक ने एक पत्र लिखा है इस वक्त राजेश्वर सिंह ने, और सीधे तौर पर इस पत्र में यूपी पीसीआर एक्ट 2021 में संशोधन की मांग को लेकर यह पत्र लिखा है। श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सीएम को यह पत्र राजेश्वर सिंह की तरफ से लिखा गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयकर विभाग के चेयरमैन नितिन गुप्ता पहुंचे और उन्होंने आयकर विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान हमारे संवाददाता कमल किशोर ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। मौजूद है दिल्ली के प्रगति मैदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में और हमारे साथ आयकर विभाग के चेयरमैन नितिन गुप्ता जी हैं। सर, क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मेले में आज आए हैं और टैक्स? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मेला है भारत का और हर वर्ष लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट मेला है और इसमें हम एक पार्टिसिपेंट हैं टैक्स पेयर्स को ये बताने के लिए कि किस प्रकार टैक्स विभाग काम कर रहा है, क्या सुविधाएं दे सकता है, और लाइव काउंटर्स हैं जो कि सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो कि क्वेरी है या जो भी है उसको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न चीज़ों में। तो हमारा सतत प्रयास यही है कि हम जो भी टैक्स पेयर हैं उनको सुविधाएं अधिक से अधिक दे पाएँ।
डिजिटल माध्यम से भी किस तरीके से जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल का आज का ज़माना चल रहा है। सारा टैक्स डिजिटल माध्यम से पे हो रहा है। अब इतना ही है प्रयास उसमें कि जो उसको और कैसे सुगम बना सकते हैं, और उस सुगम बनाने की तरफ हमने टिन 2 एक नया ओल्टास के बदले नया हम पैरेलल स्ट्रीम लाए हैं। उसमें टिन 2 में जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं वो डन अवे विद हैं, और वो काफ़ी फास्ट होगा। नए मोड ऑफ पेमेंट होंगे, डेबिट कार्ड होगा, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, सभी प्रकार के माध्यम हैं उसमें। और बैंक्स उसमें 3 बैंक नए जुड़े हैं, पुराने 17 एजेंसी बैंक उसके पार्टिसिपेंट इस वर्ष के अंत तक हो जाएंगे। इस कॉल पे गेम्स का भी एक आपने गेम्स हैं, आप गेम्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आकर्षित करेंगी। देखिए, आप कुछ कार्टून कैरेक्टर हैं, कुछ रोबो हैं, और नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग कंपटीशन, कैरिकेचर, इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर कि बच्चे और यंग हमारे जो टैक्स पेयर, फ्यूचर टैक्स पेयर हैं, वो आकर्षित होंगे। वो एक जान सकेंगे कि किस प्रकार टैक्स विभाग काम कर रहा है। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग टैक्स को पे नहीं करते, उनके लिए क्या? मेरा उन सबसे गुजारिश है कि वो अपना जो भी उचित टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करें, समय पे दें। पिछले 2 साल के टैक्स पेमेंट अगर नहीं किया है तो अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से वो लोग कर सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे आयकर विभाग के नितिन गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आएँ और आकर अपना आय का जो टैक्स है वो जमा कराएं। मौजूद है दिल्ली के प्रगति। और अगली खबर आगरा से, जहां पर तेंदुए की दहशत से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। अब तक तेंदुआ 2 लोगों को घायल कर चुका है। वाइल्ड लाइफ की टीम और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। कई घंटे के रेस्क्यू के बाद तेंदुए का अभी नहीं पता लगा है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के गढ़ गांव का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ फिलहाल खबर at 12 में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।